नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा जिला बिलासपुर शहर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने करबला रोड स्थित भाजपा कार्यालय में जमकर खुशियां मनाई। कार्यकर्ताओं ने ढोल, ताशे और आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने इसे जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताते हुए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास और स्थिरता के लिए फिर से एनडीए को चुना है। कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, मोहित जायसवाल, सोमेश तिवारी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। पप्पू, अप्पू और टप्पू, ये तीनों ने जो देश की जनता को ठगने का काम किया है, जनता ने इस बार उनको इतना बम्पर ठगा है कि तीनों की जो जमानतें हैं वो जब्त हो गई है और जनता ने विकास के रथ पर और एक गारंटी पर, मोदी जी की गारंटी पर अपना मुहर लगाया है। बिहार की जनता का, देश की जनता का बारंबार आभार, प्रणाम है उनको कि जिन्होंने विकास के रथ पर सहभागी बनते हुए देश को विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है। देश के लोगों ने फिर एक बार मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर मुहर लगाया है, नीतीश जी के सुशासन पे मुहर लगाया है और यह कांग्रेस को साफ जनादेश है कि वह इसकी जो झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति करती है, जनता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। और फिर से बिहार में डबल इंजन की सरकार काम करेगी और बिहार का तेजी से विकास होगा। और बिहार जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि है। बिहार से जो निर्णय होता है, बिहार से जो जनादेश आता है, बिहार से जो आवाज आती है, उसकी गूंज पूरे देश भर में जाती है। और यह जो माहौल है, यह दर्शाता है कि आने वाले समय में हम पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी भारी बहुमत से अपनी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। बोलो भारत माता की। वोट चोरी करके जीत रही भाजपा। देखिए, जब नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब भी एसआईआर हुआ था। जब इंदिरा जी इस देश की प्रधानमंत्री थी तब भी एसआईआर हुआ था। और जब राजीव गांधी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब भी एसआईआर हुआ था। यह एक पद्धति है कि हर 20 साल में एसआईआर होता है। कांग्रेस इससे पहले वोटिंग मशीन पे क्या बोलते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाती थी ईवीएम में। अब ये इसमें वोट चोरी का आरोप लगा रही हो तो आने वाले और सभी स्टेट में एसआईआर लागू हो गया है। और इस जीत के लिए मैं सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। और यह जीत भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा और यह पार्टी और तेजी से विकास करेगी। अन्य राज्यों में भी हमारी सरकार आएगी। बोलो नरेंद्र। बिहार विधानसभा के चुनाव का परिणाम ऐतिहासिक चुनाव का परिणाम है। 3/4 बहुमत से बिहार में एनडीए की वापसी हुई है। ये ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर बिहार की जनता का मुहर है। विकास और सुशासन पर ये जनता की मुहर है। महागठबंधन के सारे प्रोपोगेंडा को एक सिरे से खारिज करते हुए बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को समर्थन किया है। बिहार की जनता को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कहेंगे कि वोट चोरी करके भाजपा जीती। देखिए, कांग्रेस पार्टी आत्मावलोकन करे कि आखिर जनता उनसे दूर क्यों गई है। और कांग्रेस पार्टी को तो न संविधान पर भरोसा है, न संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। और वोट चोरी का आरोप लगाकर तो ये जनमत का और जनता का अपमान करते हैं। इतनी भारी बहुमत, एक तरफा जीत, सुनामी। कांग्रेस तो पहले इस आंकड़े में अब कहां पर वो खड़े हैं ढूंढ लें एक बार, कहीं पर वो दिख रहे हैं कि नहीं। बिहार की जनता ने जो ऐतिहासिक जनमत दिया है, निश्चित रूप से अब बिहार आगे बढ़ेगा। विकसित भारत के निर्माण में प्रभावी भूमिका बिहार निभाएगा। 14 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने खरीफ रबी मौसम में दलहन तिलहन की समर्थन मूल्य पर खरीदी को जारी रखने की मंजूरी दी। सुशासन को बढ़ावा देने के लिए विभागीय पुनर्गठन भी किया गया। धान खरीदी व्यवस्था मजबूत करने हेतु 15,000 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति का
पुनर्विधिकरण और 11,200 करोड़ अतिरिक्त स्वीकृति दी गई। राज्य की आवास योजनाओं में अविकृत EWS LIG मकानों को अन्य आय वर्ग और संस्थाओं को भी विक्रय करने की छूट दी गई। वहीं नवा रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लंबी अवधि के लिए क्रिकेट संघ को लीज पर देने का निर्णय लिया गया। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन तिलहन फसल के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन तिलहन जैसे फसल चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। दलहन तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और 20 सूत्री कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृत 15,000 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वैधीकरण करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 11,200 करोड़ प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल बिहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई। EWS एवं LIG भवनों फ्लैटों के विक्रय हेतु 3 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविकृत भवनों को पात्र हितग्राही के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, परंतु ऐसे हितग्राही को शासन का स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी। EWS LIG भवनों फ्लैटों के विक्रय हेतु 3 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविकृत भवनों को एकल व्यक्ति, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं के द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का प्रस्ताव दिया जाता है तो एकल व्यक्ति, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर
एक से अधिक भवनों की मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परंतु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक हितग्राही इसका लाभ ले सकें। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घकालिक पूर्णतः संचालन एवं विकास कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य में उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा। थैंक यू। जगदलपुर के गोल बाजार क्षेत्र में मोची की दुकान चलाने वाले एक व्यापारी ने समाज में अनोखी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान करने का निर्णय लिया है ताकि मेडिकल छात्रों को अध्ययन और शोध में मदद मिल सके। उनका कहना है कि उन्होंने समाज से बहुत कुछ पाया है और रतन टाटा से प्रेरित होकर यह फैसला लिया है। वे चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी उनका शरीर समाज के काम आए। इस मानवीय पहल की क्षेत्र में सराहना की जा रही है और इसे प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है। मेरा नाम सरजू नाग है। मैं बैला बाजार दंतेश्वरी वार्ड का निवासी हूँ। आप डोनेट कर रहे हैं? जी, मैं वॉलेट अपना बॉडी को मेडिकल कॉलेज में डोनेट करना चाहता हूँ और कर दिया हूँ, फॉर्म भर दिया हूँ कि आने वाला पीढ़ी को ना सीख मिले कि हमारे मेडिकल कॉलेज में ये चीज़ जाने कि अपना बॉडी को दान करने के बाद उनको सीखना का जो मिलता है, डॉक्टर बनने का मौका, वो बन सकते हैं। ऐसा सभी को करना चाहिए। आपका विचार कैसे आए? हमारे रतन टाटा जो थे ना, वो स्वर्गवास हो गए, तो अपने बॉडी को पक्षियों को खिलाए, तो देख कर ना मैं भी सोचा कि मैं अपना बॉडी को ना मेडिकल में दान कर देता हूँ कि किसी को सीखने का मौका मिले और अच्छे से सीखे और डॉक्टर बने। हमारे देश में डॉक्टरों का बहुत कमी है ना। इससे आने वाला पीढ़ी को और अच्छा से अच्छा सीख मिले और अच्छा कार्य करें। आप मोदी का काम करते हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि लोग में क्या जागरूकता है? अब सभी लोग को जागरूकता तो अपन नहीं कर सकते सर। अपन मोची कार्य करके अपना 2 टका रोटी कमा के खाते हैं। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। कर्म देव भाव, कर्म ही प्रधान है। पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूं कि सभी को करना चाहिए और आने वाला पीढ़ी में डॉक्टरों की कमी होगी, उनको डॉक्टर बनने का मौका मिलना चाहिए। बॉडी जब तक नहीं मिलेगा तो सीखेंगे कैसे डॉक्टर बनने के लिए? तो मैं नहीं जानता, मरने के बाद तो मैं देखने तो नहीं आऊँगा। मैं बॉडी अपना दान कर दिया हूँ सक्षम से, है ना। बाकी जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सभी को प्रणाम है भाई। बिलासपुर के डबरीपारा चाटीडी क्षेत्र में सामुदायिक भवन को लेकर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि लगभग 1200 आबादी की जरूरतों को देखते हुए बना यह भवन देवांगन समाज के कुछ परिवारों को सौंप दिया गया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि भवन पर ताला लगाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बंद करा दिया गया, जिससे आम जनता परेशान है। आरोप है कि भवन को व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर दिया जा रहा है और कार्यक्रमों के दौरान शराब सेवन, गंदगी, शोरगुल और यातायात अव्यवस्था से लोगों को दिक्कत हो रही है। निवासियों ने मांग की है कि भवन को वापस लेकर आमजन के लिए उपलब्ध कराया जाए। डबरीपारा से आई हूँ, वार्ड क्रमांक 55, परमेश्वरी नगर। पहले तो डबरीपारा चाटीडी कहलाता था, लेकिन अब उसको परमेश्वरी नगर कह दिया गया है, क्योंकि पहले जो भवन था वो सामुदायिक भवन था, सबके लिए, सबके निर्माण कार्य के लिए। लेकिन अब उसको देवांगन भवन कहलाया गया, देवांगन समाज को सौंपा गया, जिसके बारे में बस्ती वाले को किसी को पता नहीं है। अदर कास्ट अगर कोई भी जाता है तो उसे 1 दिन का चार्ज 5000 लिया जाता है। अभी परमेश्वरी इन लोग बैठाले थे और 6 तारीख को इन लोग परमेश्वरी बैठाले, 9 तारीख को विसर्जन किए। 9 तारीख विसर्जन के बाद शाम में इन लोग भंडारा करवाएं, जिससे बचा वाला खाना वहीं बगल में फेंक दिए। उससे दूषित खाने से जानवर खाएं। खाने के बाद में कई ठो जानवर, हर साल 4 जानवर, मेरा खुद जानवर है जो 1 दिन में 10 लीटर दूध देती थी, आज वो जानवर नहीं रही। उसकी छोटी सी बच्ची है, अब उस बच्ची को मैं कैसे पालूंगी? आप ही लोग बताइए। मेरा तो इतना नुकसान हो गया ना। नुकसान के पश्चात हम लोग गरीब हैं, फिर 1 दिन का 5000 हम लोग कहाँ से देंगे देवांगन समाज को? हम लोग के घर में शादी है, छठी है,
सब लोग करते हैं दुख सुख का काम। एक ही ठो मोहल्ले में भवन है जिसको देवांगन समाज को सौंपा गया, और प्लस उन लोग दूसरे लोग को भवन देते नहीं हैं, खाली रहता है, फिर मना कर देते हैं देवांगन समाज वाले लोग, जिसका अध्यक्ष हनुमान देवांगन नाम है। मैं डबरी पारा से आया हूँ, साइंस कॉलेज के पास, वार्ड नंबर 55। हमारे वार्ड के समझ जा वार्ड के नाम बदल दिए गए हैं, देवांगन समाज के नाम से परमेश्वरी दाई वार्ड कर दिए गए हैं। उसके मैं मांग के लिए आया हूँ। और जो सामुदायिक भवन कब्जा करके रखा है, हम लोग गरीब आदमी बस्ती वाले हम ही लोग का वो बनवाया हुआ सामुदायिक भवन है, सरकार गवर्नमेंट बनाया है, हम लोग प्रयास करके बनवाए थे उसको, तो उसी को 2-4 साल मैंने रहा, उसके बाद देवांगन समाज को दे दिया। हम बस्ती वालों को कोई पता नहीं है, इसी की शिकायत करने कलेक्टर साहब के पास आए हैं। आपका नाम बताइए। केदार रजक। बिलासपुर के सदर बाजार स्थित गोंडपारा क्षेत्र में कैनरा बैंक कर्मचारी अभिनव सेन गुप्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि अकाउंट स्टेटमेंट देने के मुद्दे पर विवाद के बाद 13 नवंबर को विमन सराफ और उसके भाई राहुल सराफ ने अभिनव को रास्ते में रोककर हमला कर दिया। बेल्ट बकल से किए गए वार से पीड़ित के सिर में चोट आई। घटना के बाद बैंक कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और उन्होंने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सख्त कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित ने कहा कि दिन दहाड़े हमला चिंताजनक है और पुलिस को दोषियों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। मेरा नाम अभिनव सेन गुप्ता है, मैं कैनरा बैंक सदर बाजार ब्रांच में पदस्थ हूँ। ये आरोपी राहुल और विमंत उर्फ कृष्णा सराफ, इन लोग विमंत जो है 8-10 दिन पहले हमारे ब्रांच आया था स्टेटमेंट लेने अपने मदर या फादर किसी का। उसको बताया गया कि हम किसी और को स्टेटमेंट नहीं देते। इस बात से वो गुस्सा होकर चला गया था। फिर कल हम जब ब्रांच से निकले तो उसका जो बड़ा भाई है वो ब्रांच के बाहर ही खड़ा था और आया अचानक से, आके हमको बोलने लगा कि मेरे भाई के साथ क्यों आपने बदतमीज़ी की। तो हमने उसको बताया कि उससे कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, जो नियम है वो बताया गया। तो राहुल इस बात पे और गुस्सा हो गया। उसको हमने बताया कि एक दूसरे सर आए थे, उन्होंने उनको नियम बताया था। तो इस बात पे राहुल गुस्सा हो गया और वो माँ बहन की गाली देने लगा। तो इस बात पे हमने उसे बोला कि गाली वाली मत दीजिए, जो नियम है हमने आपको बस वो बताया। इस बात पे वो मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे धक्का मुक्की करने लगा। धक्का मुक्की वो करने लगा, उतने में उसका जो छोटा भाई था विमंत उर्फ कृष्णा, वो पीछे से आया बेल्ट लेके और मेरे सर पे बार बार प्रहार करने लगा बेल्ट से। उसके बकल से मेरे आँख में, नाक में, उंगलियों में चोट आया है। और वही है, फिर वहाँ भीड़ आया, उसने हमको अलग किया और फिर हमने ये थाना जाके रिपोर्ट दर्ज कराया। मारपीट हमारे साथ हुई। क्या वजह रही? क्या वजह कुछ नहीं थी, वो बस चाहता था कि उसका जो काम है वो उसके बोलने के हिसाब से हो। उसने धमकी भी इसी बात की दी हमको कि यहाँ पे बैंक चलाना है तो हमारे हिसाब से चलाना पड़ेगा, यहाँ रहना है, आप लोग बाहर से आते हो, अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो यहाँ पे। हमने बस उनको नहीं, इनका दुकान है बाजू में, सराफ मनसुख लाल ज्वेलर्स, उनके ही दोनों लड़के हैं ये। कितने लोग 2 जन आए थे। अपना नाम बताओ। मेरा नाम अभिनव सेन गुप्ता। जामुल थाना क्षेत्र के लाइट इंडस्ट्रीज एरिया स्थित स्वास्तिक इंजीनियरिंग कंपनी में सेफ्टी मानकों की लापरवाही से 26 वर्षीय क्रेन ऑपरेटर नवल पटेल की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि नवल को सेफ्टी ग्लव्स नहीं दिए गए थे, जिससे हादसा हुआ। नवल पिछले करीब 2 वर्षों से ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। अचानक क्रेन में हाई वोल्टेज करंट आने से वह बुरी तरह झुलस गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने कंपनी पर बिना लाइसेंस संचालन और ESI PF न देने का आरोप लगाया है। जामुल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कारण ये था कि कंपनी में सवेरे 6 बजे ड्यूटी गया और जाने के बाद क्रेन जो है ना ऊपर में जो चलता है वो क्रेन चला रहा था, तो अचानक उसमें से शॉक लग गया और कंपनी वाले को जब हॉस्पिटल BMC लाते लाते मृत्यु हो गए। क्या कारण रहा उनको? क्या उनके मरने की वजह क्या बताई जा रही है आपको? करेंट हाई शॉर्ट लगा है, हाई वोल्टेज का शॉक क्रेन में जो लगता है वो, इसीलिए वो तुरंत वो हो गए। लापरवाही किसकी देखते हैं आप? लापरवाही कंपनी वालों की है, क्योंकि वहाँ सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं है और उन लोग बता रहे हैं कि ग्लव्स पहना था बोल के, तो ग्लव्स पहना था तो फिर करेंट कैसे लगा उनको? मतलब कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि सुरक्षा के मानक उसका पालन नहीं किया गया। और कंपनी के पास ये भी है, लाइसेंस नहीं है। ये सब जानकारी मिली है कि लाइसेंस कुछ नहीं है, ना PFSI कटता है ना कुछ नहीं। क्या काम होता है कंपनी में? फैब्रिकेशन
कब से कार्यरत थे आपके भाई वहाँ पे? 1.5 से 2 साल। अहिवारा नगर पालिक परिषद के सीएमओ अंकुर पांडे का कमीशन मांगने का कथित वायरल ऑडियो मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि सीएमओ ने बिना सामान्य सभा की अनुमति के नियमों को दरकिनार करते हुए लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए का बिजली बिल भुगतान कर दिया। इस पर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों ने सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए परिसर में ही जवाब मांगा, लेकिन सीएमओ सवालों से बचते हुए दिखाई दिए, जिससे गहमा-गहमी की स्थिति बन गई। पार्षदों ने उन पर मनमानी और महिला जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। हाल ही में प्लांट से हुई करोड़ों की कर वसूली के बाद यह नया मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। अभी हम इस वक्त अहिवारा नगर पालिका परिषद में हैं, जहां पर जो नगर पंचायत सीएमओ है उसको लेकर यहां पर जो स्थितियां बनी हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पिछले कुछ दिनों पहले जो यहां के सीएमओ हैं उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर शिकायत भी हुई थी कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो निर्माण कार्य हुए हैं उसको लेकर उसमें जो कमीशन आना था उसको लेकर 50% का कमीशन मांगते हुए उनका ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से ही जिसकी शिकायत भी हुई थी, जिसके बाद से ही यहाँ का जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज जो हमने यहाँ देखा, जिस प्रकार से जो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि और जो सीएमओ के बीच में नोकझोंक चल रही थी उसका भी जो वीडियो है आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो स्थितियाँ बनी हुई हैं जिसको लेकर एक और नए आरोप लग गया है। बीते दिनों जो यहाँ जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री है वहाँ से 2 करोड़ 73 लाख रुपए का जो टैक्स वसूली हुआ था, उसमें से लगभग 1 करोड़ का जो था उससे बिजली भुगतान सीएमओ के द्वारा कर दिया गया। अब आरोप ये है कि बिना किसी प्रकार से परिषद में लाए, बिना किसी प्रस्ताव के इस तरीके का भुगतान कर दिया गया, जिसको लेकर एक विरोध की स्थिति बनी है। देखिए, सीएमओ को 50,000 से 1 लाख रुपए का अधिकार है कि बस वित्तीय अधिकार है कि वो पटा सकता है, और 30,000 रुपए पीएससी को रहता है, और 1 करोड़ से ऊपर जितने भी जो भुगतान रहते हैं उसके लिए परिषद लेती है। लेकिन ये सीएमओ सोच लीजिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए, है ना, ये स्वयं पटा दिया। हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको जो पटाना है नियम से पटाओ। ऑडिट आपत्ति आएगी हमारे लिए। 1 महीना से हम लोग विशेष सभा की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है मालूम है, पूरे नगर को बर्बाद करने के लिए। अभी तक के थाना में अपना आईडीओ का कि मेरा आवाज नहीं है ना, पुलिस वाले बार बार बुला रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपना जाने के, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आप अपना मतलब आवाज को भाई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कराती? जो व्यक्ति यहाँ पर आरोप लगाए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती है? पूरे पार्षद चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग अपने मतलब को इसलिए मांग रहे कि भाई विशेष सभा हो, और प्रशासन भी बिल्कुल तरह सोया हुआ है, और ये बोलता है कि उच्च अधिकारी जो बोलेंगे करेंगे, मुख्यमंत्री बोलेंगे तब करेंगे। ये स्थिति है मतलब इसकी। सीएमओ साहब यहाँ पे आए और निर्वाचन आयोग की हमको बैठक लेनी है करके बोले, तो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे कुछ पार्षदगण बोले कि ठीक है सर, आप बैठक लीजिए। बैठक लेने के बाद में आप हमको 10 मिनट का समय दीजिए, हमको आपसे कुछ चर्चा करनी है करके। तो वो सीएमओ का अंकुर पांडे जी का ये कहना है कि आप लोग यहाँ से नगर पालिका से भाग जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं, बाहर निकलो बोल दिए। मतलब कितनी अपमानजनक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और समस्त हमारे जनप्रतिनिधि को साथ में इस तरह की व्यवहार कर रहे हैं। हम नगर की जनता को क्या जवाब दें? आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।